अस्सलाम वालेकुम। वीडियो देखने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आज का हमारा जो टॉपिक है, हमारे टॉपिक का नेम है हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। बिफोर इससे पहले कि हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें, आप सबको मैं बताती जाऊँ कि अगर आपके टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारा फेसबुक पेज का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे अपने कमेंट कर सकती हैं, अपने क्वेश्चंस ड्रॉप कर सकती हैं और जिनका एट द एंड आपको आंसर किया जाएगा। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। आप अगर भी आपने अपने पिछले वीडियोस जो हैं उनमें हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन अबाउट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, डिफरेंशिएशन बिटवीन organometallic compound and coordination compounds and difference between organometallic compound and organotransition compounds। आज हम पढ़ेंगे इन हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स की हिस्ट्री क्या है। सबसे पहला जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड डिस्कवर किया गया था वो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है कैकोडाइल। फर्स्ट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जो डिस्कवर किया गया था वो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है कैकोडाइल। अगर हम कैकोडाइल के बारे में पढ़ें तो कैकोडाइल कंपाउंड ने सबसे पहले डिस्कवर किया था और ये एक ग्रीक वर्ड में से निकला है। कैकोडाइल एक ग्रीक वर्ड में से निकला है और इसका कैकोडाइल इसका मीनिंग क्या होता है, इवल स्मेलिंग मैटर। इवल स्मेलिंग मैटर, इसको हम इवल स्मेलिंग मैटर इस वजह से कहते हैं क्योंकि जो कैकोडाइल फर्स्ट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड डिस्कवर किया गया था इसकी स्मेल जो है गार्लिक लाइक होती है। इट हैज गार्लिक लाइक स्मेल। जो हमारा कैकोडाइल है इसकी जो स्मेल होती है वो गार्लिक लाइक होती है। और अगर हम कैकोडाइल का स्ट्रक्चर देखें तो कैकोडाइल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, टेट्रामिथाइल डाइआर्सेनिक। टेट्रामिथाइल डाइआर्सेनिक, टेट्रामिथाइल डाइआर्सेनिक। ये इसका स्ट्रक्चर है। जो पहला हमारा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड डिस्कवर किया गया था वो कौन सा है, उसको हम कहते हैं कैकोडाइल। ओके। सिमिलरली इसके बाद लेटर ऑन जब एक बार फर्स्ट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड डिस्कवर हो चुका था तब इसके बाद टाइम बाय टाइम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड डिस्कवर किए गए। इसी तरीके से एक कंपाउंड डिस्कवर किया गया था जिसका नेम है ज़ीसाल्ट। ये कंपाउंड ज़ीस साइंटिस्ट था, उसने इस कंपाउंड को डिस्कवर किया था और विलियम क्रिस्टोफर ने किया था। और इस ये जो ज़ीसाल्ट है ये एक्सीडेंटली डिस्कवर किया गया था। मीन्स एक साइंटिस्ट था, वो प्लैटिनियम क्लोराइड का रिएक्शन करवा रहा था। प्लैटिनियम क्लोराइड का रिएक्शन करवा रहा था एथेनॉल के साथ और इसमें एक्सीडेंटली ये साल्ट डिस्कवर हो गया था। ये जो साल्ट है ये एक्सीडेंटली यहाँ से डिस्कवर हो गया था और ये बाद लेटर ऑन जब देखा गया तो इसका जो स्ट्रक्चर है हम देखें तो इसका इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। इसका ये स्ट्रक्चर है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, ये ज़ीसाल्ट का स्ट्रक्चर था। ये है ज़ीसाल्ट का स्ट्रक्चर जो सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। ये ज़ीसाल्ट जब डिस्कवर किया गया उस टाइम पे इसके बारे में बहुत क्रिटिसिज्म हुई इस पे और जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था उस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म हुई।
वहाँ उस टाइम का जो साइंटिस्ट था बहुत ही इन्फ्लुएंशियल साइंटिस्ट था, उसने इसमें बहुत क्रिटिसिज्म की लेटर ऑन। बाद में ये चेक देखा गया कि वाकई ही ये ज़ीस्ट साल्ट बना हुआ है और ये एक ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड है। ये हाँ, ये भी ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड, सेकंड जो ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड था वो ज़ीस्ट साल्ट था। ज़ीस्ट साल्ट के बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड्स के डिस्कवर की गई, जैसे क्या लीजिए थर्ड पे इसी तरीके से थर्ड पे मेटल कार्बोनाइड डिस्कवर किया गया। ये जो मेटल कार्बोनाइड था ये ऑलमोस्ट 80s में ये मेटल कार्बोनाइड सबसे फर्स्ट जो मेटल कार्बोनाइड था वो 80s में डिस्कवर किया गया था, और जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था वो पॉल था। पॉल साइंटिस्ट था, इसने सबसे पहले मेटल कार्बोनाइड को डिस्कवर किया था। सिमिलरली फिर उसके बाद निकल टेट्राकार्बोनाइड डिस्कवर किया गया। निकल टेट्राकार्बोनाइड किस तरीके से डिस्कवर किया गया, प्योर निकल का कार्बोनाइड के साथ जब रिएक्शन करवाया तो इस कंडीशन में हमारे पास निकल टेट्राकार्बोनाइड बना था। ये जो हमारा निकल टेट्राकार्बोनाइड ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड है ये बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होता है। फिर इसके बाद फोर्थ गिलमैन्स रिएजेंट है जिसको हम लिथियम क्यूपरेट कहते हैं, वो डिस्कवर किया गया। लिथियम क्यूपरेट गिल्समैन रिएजेंट कहते हैं, साइंटिस्ट गिल्समैन ने इसको डिस्कवर किया था। इस बेस पे इसको हम गिल्समैन रिएजेंट कहते हैं, या इसको हम लिथियम क्यूपरेट भी कहते हैं, जो डिस्कवर किया गया था। हिस्ट्री ऑफ अगर हम ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड की देखें, और फिर इसके बाद टाइम बाय टाइम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड्स डिस्कवर किए गए थे। इसी तरीके से पहले फेरोसिन के बारे में जो डिफरेंट टाइप्स है मेटालोसिन, इनके बारे में नहीं पता था कि ये ऑर्गेनोमेटैलिक हैं कि नहीं है। सबसे पहला जो वो मेटालोसिन डिस्कवर किया गया था वो था फेरोसिन। सबसे फर्स्ट पे फेरोसिन डिस्कवर किया गया था, और बाद में फेरोसिन मींस ये एक ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड है फेरोसिन, और लेटर ऑन इस टाइप के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड्स डिस्कवर किए गए। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट था कॉटन एंड विल्सन, दो साइंटिस्ट थे हमारे पास, कॉटन एंड विल्सन। ये दो साइंटिस्ट थे कॉटन एंड विल्सन। इन दोनों साइंटिस्ट ने, कॉटन और विल्सन ने हमें ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड में फ्लक्शनल बिहेवियर के बारे में बताया। इन दो साइंटिस्ट ने ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड्स में फ्लक्शनल बिहेवियर के बारे में बताया कि फ्लक्शनल बिहेवियर क्या होता है। फ्लक्शनल बिहेवियर क्या चीज़ है, अब हम देखते हैं कि फ्लक्शनल बिहेवियर क्या चीज़ होती है। फ्लक्शनल बिहेवियर आप क्या है कि एक ऐसा बिहेवियर होता है कि ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड्स में जिसमें जो लिगेंड होता है वो अपनी पोजीशन को चेंज करता रहता है अराउंड द मेटल। ओके, फ्लक्शनल बिहेवियर के बारे में अगर हम स्टडी करें तो क्या है फ्लक्शनल बिहेवियर। फ्लक्शनल बिहेवियर जी, फ्लक्शनल बिहेवियर क्या है, इट इज अ डायनामिक प्रोसेस। ये डायनामिक प्रोसेस है, इट इज अ डायनामिक प्रोसेस in which ligand changes its position around the metal। हाँ जी, फ्लक्शनल बिहेवियर क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो लिगेंड होते हैं, लिगेंड्स जो अपनी पोजीशन को मेटल के अराउंड चेंज करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमारे पास एक ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड है, ओके, हमारे पास एक ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड है, इसमें हम कहते हैं एक लिगेंड ये है, एक लिगेंड ये है, एक लिगेंड ये है, एक लिगेंड ये है, और
और एक लिगेंड हमारे पास ये है। तो फ्लक्शनल बिहेवियर में क्या होगा कि ये जो लिगेंड्स है ये अपने पोजीशन को चेंज कर लेते हैं। इसको यूं कर लेंगे जी, ये हमारे पास लिगेंड है। ये फ्लक्शनल बिहेवियर में क्या होगा कि ये हमारा ये जो लिगेंड है, ये लिगेंड और ये लिगेंड अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा इस तरीके से। इसको कहते हैं फ्लक्शनल बिहेवियर। फर्स्ट में ये जो लिगेंड था मेटल के इस साइड पे अटैच था, फिर फ्लक्शनल प्रोसेस हुआ और इसमें क्या हुआ कि ये लिगेंड मूव करता रहा और इसने मेटल के अराउंड अपनी पोजीशन चेंज कर ली। ये लिगेंड इधर आ गया और ये वाला लिगेंड इधर आ गया, इस साइड ये लिगेंड इधर चला गया और ये वाला लिगेंड इधर आ गया। इसको हम कहते हैं फ्लक्शनल बिहेवियर कहते हैं। इसके बाद ये था कॉटन एंड विल्सन थे, उन्होंने ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में फ्लक्शनल बिहेवियर के बारे में हमें बताया था। फिर इसके बाद डिफरेंट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स टाइम बाय टाइम डिस्कवर होते गए, जैसे जिगलर एंड नाटा कैटालिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस कैटालिस्ट है जो कि डिस्कवर किया गया। तो ये जो जिगलर एंड नाटा कैटालिस्ट है ये यूज होते हैं पॉलीमराइजेशन के लिए। जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं उनकी पॉलीमराइजेशन के लिए हम जिगलर और नाटा कैटालिस्ट यूज होते हैं। फिर इसके बाद विल्सन साइंटिस्ट था, विल्सन ने हाइड्रोजनेशन के लिए ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड यूज किया। हमें पता है कि जो हाइड्रोजनेशन होती है उसमें हम मोस्टली प्लाटिनियम यूज करते हैं या निकल यूज करते हैं एज ए कैटालिस्ट, लेकिन विल्सन साइंटिस्ट था उसने हाइड्रोजनेशन के लिए यूज किया था ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड को। विल्सन ने यूज किया था जैसे जिगलर और नाटा कैटालिस्ट और यूज होते हैं। मैंने अभी आपको बताया भी कि जो जिगलर और नाटा कैटालिस्ट हैं, जिगलर एंड नाटा कैटालिस्ट, जिगलर नाटा कैटालिस्ट, ये कैटालिस्ट यूज होता है यूज्ड फॉर हाइड्रोजनेशन unsaturated compound। ओके जी, ये जिगलर नाटा कैटालिस्ट बहुत फेमस कैटालिस्ट है। इसी तरीके से विल्सन साइंटिस्ट ने हाइड्रोजनेशन के लिए यूज किया था। विल्सन साइंटिस्ट था, विल्सन उसने हाइड्रोजनेशन के लिए यूज किया ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। जिगलर एंड नाटा कैटालिस्ट ये भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। इसी तरीके से विल्सन साइंटिस्ट ने यूज किया था ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड को हाइड्रोजनेशन के लिए। हमें पता है कि हम हाइड्रोजनेशन के लिए यूज करते हैं, हमारा जो हाइड्रोजनेशन करते हैं अल्कीन्स की हाइड्रोजनेशन करते हैं, इसमें हम हमें पता है कि जब हम अल्कीन के हाइड्रोजनेशन करते हैं तो हम यूज करते हैं प्लाटिनियम या निकल एज अ कैटालिस्ट। लेकिन जो हमारे पास विल्सन साइंटिस्ट था इसने यूज किया है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड को एज अ कैटालिस्ट। वो जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है उसका ये स्ट्रक्चर, इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर है, ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है जो यूज किया गया था एज अ कैटालिस्ट फॉर हाइड्रोजनेशन। ये कैटालिस्ट एज अ ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड इज यूज होता है एज अ कैटालिस्ट फॉर हाइड्रोजनेशन।
और ये डिस्कवर किसने किया था? इस ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड को विल्सन ने डिस्कवर किया था। इसके बाद ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में एक और चीज़ देखी गई थी। जब ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स की डिस्कवरी हो रही थी उस टाइम पे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में एक और चीज़ देखी गई थी और उसको हम कहते हैं एगोस्टिक इंटरेक्शन। जी, एगोस्टिक इंटरेक्शन क्या चीज़ होती है? ये कैसी इंटरेक्शन होती है? एगोस्टिक इंटरेक्शन एगोस्टिक इंटरेक्शन क्या है? एगोस्टिक इंटरेक्शन को अगर हम देखें तो एगोस्टिक इंटरेक्शन एक ऐसी इंटरेक्शन होती है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में जिसमें जो हाइड्रोजन होता है लिगेंड का, वो लिगेंड के साथ भी अटैच होता है और साथ साथ वो अटैच होता है मेटल के साथ भी अटैच होता है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में जो मेटल होते हैं उसके साथ भी अटैच होते हैं। तो हम कहेंगे इट इज अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन विच it is a type of interaction in which hydrogen atom of ligand is attached to ligand as well as metal of organometallic compound। जी, अगर हम देखें तो ये क्या है? एगोस्टिक इंटरेक्शन एक ऐसी इंटरेक्शन है जिसमें जो हाइड्रोजन एटम होता है लिगेंड का, वो अटैच होगा लिगेंड के साथ भी और साथ साथ हमारे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के मेटल के साथ भी अटैच होगा। ऐसे इंटरेक्शन को हम कहते हैं एगोस्टिक इंटरेक्शन। एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम करते हैं और जिसमें हम देखेंगे कि एगोस्टिक इंटरेक्शन असल में होती क्या है। अब ये हमारे पास एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। अब अगर इसमें हम देखें हमारे पास एक लिगेंड ये है, ये हमारे सेंटर में मेटल है, मेटल के साथ एक लिगेंड ये है, एक लिगेंड ये अटैच है, एक लिगेंड ये है और एक लिगेंड ये है और एक लिगेंड ये है। ओके, सिमिलरली और एक लिगेंड ये है हमारे पास ये। अब अगर हम देखें इस लिगेंड में ये जो हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, इस मिथाइल की ये जो हाइड्रोजन है, ये ओवरऑल सारा लिगेंड है ना, तो इस मिथाइल की ये जो हाइड्रोजन है ये इसके साथ भी अटैच है और साथ साथ ये यूं करके मेटल के साथ भी अटैच है। तो ये जो इंटरेक्शन है, इस इंटरेक्शन को हम कहते हैं एगोस्टिक इंटरेक्शन। ये जो हमारे पास इंटरेक्शन है इसको हम कहते हैं एगोस्टिक इंटरेक्शन कहते होते हैं। इस एगोस्टिक इंटरेक्शन में क्या होता है कि जो हमारा, अगर हम एक एगोस्टिक इंटरेक्शन को देखें तो इस एगोस्टिक इंटरेक्शन में जो लिगेंड की कार्बन होती है, हाइड्रोजन इज कोवेलेंटली attached to carbon atom of ligand ये हमारे पास है जी एगोस्टिक इंटरेक्शन के। इसमें जो हाइड्रोजन होती है वो कार्बन के साथ कोवेलेंटली अटैच्ड होती है और मेटल के साथ जस्ट इंटरेक्ट करती है। एंड विद मेटल हाइड्रोजन एटम form एगोस्टिक इंटरेक्शन।
जी, तो इसमें हाइड्रोजन का कार्बन एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड होता है और मेटल के साथ जस्ट ये हाइड्रोजन एटम एज एगोस्टिक इंटरैक्ट जुड़ी हुई होती है। ये थी हमारे पास एगोस्टिक इंटरैक्शन। एगोस्टिक इंटरैक्शन क्या है कि एक ऐसी इंटरैक्शन है जिसमें जो हाइड्रोजन होती है लिगेंड की, वो लिगेंड के साथ भी अटैच होती है और साथ साथ मेटल के साथ भी अटैच होती है। मेटल के साथ जस्ट वो एगोस्टिक इंटरैक्शन के थ्रू अटैच होती है और जो हाइड्रोजन होती है वो लिगेंड के साथ कोवेलेंटली अटैच होती है। ये हमारे पास है एगोस्टिक इंटरैक्शन। और ये था हमारे पास थोड़ा सा ब्रीफ व्यू अबाउट हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक में कैकोडाइजोल जैसा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड डिस्कवर किया गया, जीन साल्ट डिस्कवर किया गया, मेटल कार्बोनाइल, निकल टेट्रा कार्बोनाइल, इसी तरीके से जिगलर नाटर कैटलिस्ट वगैरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो डिस्कवर किए गए थे, जिसमें से थोड़े से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हमने डिस्कस किए। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हेप्टेसिटी क्या होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे व्हाट इज हेप्टेसिटी। हेप्टेसिटी क्या चीज़ है, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं जी। हेप्टेसिटी क्या चीज़ है? अगर हम हेप्टेसिटी की डेफिनेशन देखें तो हम कह सकते हैं बाइंडिंग मोड ऑफ binding modes of unsaturated compounds binding modes of unsaturated compound with the metal in organometallic compounds। इसको हम कहते हैं हेप्टेसिटी। हेप्टेसिटी क्या चीज है? दिस इज द बाइंडिंग मोड ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड विद मेटल। कि मेटल के साथ अनसैचुरेटेड कंपाउंड किस तरीके से अटैच होते हैं मेटल के साथ, इसको हम कहते हैं हेप्टेसिटी। हेप्टेसिटी इसको हम इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये जो हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं इनके डिफरेंट मोड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक सिंपल बात कर लें कि हमारे पास है जी, ये देखें, ये हमारे पास है एक अल्कीन। अब ये क्या है हमारे पास? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब ये जो अल्कीन है इसके पास टू मेथड्स के थ्रू ये अटैच हो सकते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से। वन कि ये ऐसे अटैच हो, इस तरीके से भी ये अटैच हो सकती है अल्कीन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से, और इस तरह भी अटैच हो सकती है अल्कीन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से। अब यहाँ पे जस्ट एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है और इसके बाइंडिंग मोड्स टू हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। इस बेस पे हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं हेप्टेसिटी। हेप्टेसिटी को डिनोट किया जाता है ईटा से। ये हेप्टेसिटी का सिंबल है। इसमें सिंबल में ये यहाँ हमारे पास जो एन है, ये एन शो करता है कि नंबर ऑफ कार्बन्स अटैच्ड विद मेटल। एन क्या है? एन इज द नंबर ऑफ कार्बन्स अटैच्ड विद मेटल। ये है हमारे पास जी हेप्टेसिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जस्ट एक कार्बन अटैच है, तो हम इसको कहेंगे दिस इज द एंड ईटा वन, और इसको यहाँ पे टू कार्बन अटैच है तो इसको हम कहेंगे ईटा टू। ओके, तो इसको हम कहते हैं हेप्टेसिटी। और हेप्टेसिटी को अगर हम देखें तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होते जाते हैं वैसे वैसे हेप्टेसिटी के अकॉर्डिंग जो कंपाउंड्स बनते हैं वो भी
इंक्रीज होते जाते हैं। ओके जी, ये देखिए, ये है हमारे पास, मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे हेप्टेसिटी में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे हेप्टेसिटी के अकॉर्डिंग कंपाउंड्स की जो होते हैं उनके बाइंडिंग मोड्स भी इंक्रीज होते जाते हैं। ठीक है, गिद्दा as the carbon atoms of ligand increases, binding modes also increases। ओके जी, जैसे जैसे लिगेंड इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे ही नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लिगेंड के इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे बाइंडिंग मोड्स भी इंक्रीज हो जाते हैं। इस चीज को हम एक एग्जांपल के थ्रू स्टडी करते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है जी। ओके जी, हम कहते हैं कि हमारे पास, अभी मैंने एग्जांपल दी थी अल्कीन की, कि हमारे पास ये एक अल्कीन है। अब यहाँ पे ये जो अल्कीन है ये जस्ट ये एक अल्कीन है। अल्कीन में नंबर, अगर हम इसको अल्कीन को पहले सेपरेट यहाँ पे लिख लें तो ये हमारे पास अल्कीन है। ओके, अब यहाँ पे जो अल्कीन है इसके 2 बाइंडिंग मोड्स है। नंबर 1 इज दिस एंड द सेकेंड वन इज दिस। ओके, अल्कीन के कितने बाइंडिंग मोड्स हैं? नंबर 1 इज दिस एंड द सेकेंड इज दिस। अच्छा ओके, जब आप एक चीज यहाँ पे सेकेंड हम ये यहाँ पे देखते जाए कि यहाँ पे कार्बन और मेटल के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे पाई जो बॉन्ड्स होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसकी वजह से ये यहाँ पे पाई बॉन्ड की वजह से ये दोनों कार्बन मेटल के साथ अटैच है। मींस यहाँ पे कार्बन और मेटल के दरमियान सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों कार्बन इस मेटल के साथ पाई इलेक्ट्रॉन के थ्रू अटैच है। और एक चीज मैंने यहाँ पे ये बताया आपको कि जैसे जैसे लिगेंड के कार्बन एटम इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे बाइंडिंग मोड इंक्रीज होते हैं। जैसे यहाँ पे 2 कार्बन है तो बाइंडिंग मोड्स 2 हैं। लेकिन इसी तरीके से हम अगर एक और एग्जांपल देखें, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल की, ये हमारे पास है साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। इसके अकॉर्डिंग बाइंडिंग मोड्स कितने बनते हैं, अगर हम उनको बनाना की कोशिश करें तो हमारे बाइंडिंग मोड्स कितने होंगे। और इसमें हम इसको कहेंगे, इनको हम कहेंगे ईटा 1, इसको हम कहेंगे ईटा 1 और इसको हम कहेंगे ईटा 2। ईटा 1 और ईटा 2 हमने इसको किस बेस पे कहा, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन अटैच है मेटल के साथ, यहाँ पे 2 कार्बन अटैच है, इस वजह से इसको हमने ईटा 2 कहा। अगर हम साइक्लोपेंटाडाइनाइल देखें तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसके बाइंडिंग मोड्स नंबर सेकेंड एंड नंबर थर्ड। टू थ्री फोर ओके जी, यहाँ पे देखें, यहाँ पे बाइंडिंग मोड्स कितने हैं? नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3।
साइक्लिक जैसे एक बात यहाँ से प्रूफ हो गई कि जैसे जैसे लिगेंड के कार्बन एटम इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे बाइंडिंग मोड भी इंक्रीज होता है। जैसे यहाँ पे 2 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स थे तो बाइंडिंग मोड 2 थे, लेकिन जब कार्बन एटम्स 5 हो गए, जैसे यहाँ पे देखें साइक्लोपेंटाडाइनाइल में कार्बन एटम्स कितने 5 हैं, तो एज सच बाइंडिंग मोड भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। अब यहाँ पे अब हम देखते हैं कि इसको हम नेमिंग किस तरीके से देंगे। यहाँ पे हेप्टेसिटी के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे दें तो यहाँ पे ये वाली जो मेटल है जस्ट फॉर 1 कार्बन के साथ अटैच है, इसको हम कहेंगे ईटा 1। इस यहाँ पे जो कार्बन एटम ये मेटल जो है ये इन कार्बन्स के ये जितने भी कार्बन है इन कार्बन्स के जो पाई बॉन्ड है पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से अटैच है ये मेटल, तो इस वजह से इसको हम कहेंगे ईटा 5। लास्ट लेक्चर में हमने इसको डिस्कस स्टडी भी किया था कि ये डीलोकलाइजेशन के बारे में कि मेटल जो है जब अंदर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ अटैच होती है तो मेटल को कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं, ये चीज़ हमने स्टडी की थी लास्ट लेक्चर में, इसके बारे में हमने पढ़ा था। और यहाँ पे जस्ट ये जो मेटल है वो 3 कार्बन के साथ अटैच है, इस वजह से इसको हम कहेंगे ईटा 3। ओके जी, ये है हेप्टेसिटी कि हम हेप्टेसिटी एक्चुअली है क्या, ये एक बाइंडिंग मोड है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के जो मेटल है उसके साथ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स किस तरह से अटैच होते हैं। मीन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की कार्बन्स किस तरीके से किस वे में मेटल के साथ अटैच हो सकती हैं, उसको हम हेप्टेसिटी में स्टडी करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं हेप्टेसिटी में कंपाउंड्स के बारे में देखते हैं कि हेप्टेसिटी के अकॉर्डिंग हमारे जो कंपाउंड्स हैं वो स्टेबिलिटी की तरफ कैसे मूव करते हैं। अब इसको हम देखते हैं। ये था जी हमारे पास हेप्टेसिटी के बारे में। अब हम देखते हैं कि हेप्टेसिटी में जो हम स्टेबिलिटी के बारे की तरफ कैसे मूव करते हैं कि हेप्टेसिटी के अकॉर्डिंग। ओके जी, इसके लिए हम इसको स्टडी करने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास जैसे एक एग्जाम्पल है, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इसमें हम देखते हैं कि हमारी हमारी जो ओके यहाँ पे पहले एक चीज़ यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल है दोनों की हेप्टेसिटी के अकॉर्डिंग हम इनको देखें तो ये भी ईटा 5 बनती है और ये भी ईटा 5। क्यों? क्योंकि दोनों जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल हैं ये दोनों मेटल के साथ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू अटैच है। ओके, इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे इसकी निकालें 18 इलेक्ट्रॉन रूल के अकॉर्डिंग अगर हम इसकी स्टेबिलिटी चेक करने की कोशिश करें तो हमारे पास स्टेबिलिटी कैसे निकलेगी। 2 कार्बोनाइल्स हैं, 2 कार्बोनाइल्स टोटल 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? मेटल के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस मेटल के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये हमारे पास ये जो 2 हमारे पास साइक्लोपेंटाडाइनाइल हैं ईटा 5 ये डोनेट करेंगी 5 इलेक्ट्रॉन्स ये डोनेट करेंगे और 5 इलेक्ट्रॉन्स ये डोनेट करेंगे, मीन्स टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे। इसके अकॉर्डिंग ऑक्टेट रूल मीन्स यहाँ से हमें पता चला कि ये हमारा जो कंपाउंड है ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा, 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं कर रहा। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये हमारा कंपाउंड स्टेबल नहीं है, लेकिन हम इसको स्टेबल बना सकते हैं क्योंकि इसमें हम ये जो हमारे पास हमारे दोनों लिगेंड्स हैं इन लिगेंड्स की अगर हम बाइंडिंग मोड को चेंज कर दें मेटल के साथ, इन दो में से किसी एक या दोनों को या किसी भी तरीके से हम इनकी बाइंडिंग मोड को चेंज कर दें। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास दोनों साइक्लोपेंटाडाइनाइल है, इसकी मैं बाइंडिंग मोड चेंज नहीं कर सकती लेकिन मैं इनका बाइंडिंग मोड चेंज कर सकती हूँ। अगर मैं इन दोनों में से किसी भी एक मेटल कार्बोनाइल का बाइंडिंग मोड चेंज कर दूँ तो पॉसिबल चांसेस है कि मेरा ये वाला कंपाउंड स्टेबल हो जाए। हम इसके बाइंडिंग मोड हम चेंज करते हैं। बाइंडिंग मोड ये कंपाउंड है, इसका मैंने बाइंडिंग मोड चेंज कर दिया। ओके, फर्स्ट में यहाँ पे ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल 5 कार्बन, यहाँ पे ईटा 5 है, ये ईटा 3 हो गया। मैंने इसका बाइंडिंग मोड चेंज कर दिया। ओके जी, जब मैंने इसका बाइंडिंग मोड चेंज किया तो यहाँ पे ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा?
5 electrons. Similarly, eta 3 cyclopentadienyl ये 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। और अगर हम इसकी किसी स्टेबिलिटी चेक करें तो हमारा स्टेबिलिटी फुलफिल हो रही है, हमारा ये जो कंपाउंड है ये स्टेबल हो रहा है। तो इस बेस से हम इसके बारे में कह सकते हैं कि हमारा जो कंपाउंड है वो स्टेबल है या फिर नहीं है। हेप्टोसिटी के अकॉर्डिंग हम अपने कंपाउंड को स्टेबल बना सकते हैं। फर्स्ट हमने लास्ट लेक्चर में स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ा था, लेकिन वहाँ पे हमने ऑर्गेनोमेटालिक हमने पढ़े थे 18 इलेक्ट्रॉन रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, लेकिन वहाँ पे जस्ट हमने चेक किया था कि हम अपने कंपाउंड्स, हमारे कंपाउंड्स ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स जो है वो स्टेबल हैं या फिर नहीं है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम अपने कंपाउंड को स्टेबल कैसे बना सकते हैं। तो हमें आज पता चल रहा है कि हम हेप्टोसिटी के अकॉर्डिंग अगर हमारे कंपाउंड में, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड लिगेंड में मौजूद है तो हम हेप्टोसिटी के अकॉर्डिंग उसको स्टेबल बना सकते हैं। उसके बाइंडिंग मोड्स को चेंज करके हम उसको स्टेबल बना सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स की भी देखेंगे क्लासिफिकेशन किस किस बेस पे होती है, कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं जिन जिन बेस पे हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। थैंक यू।